अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 12 के अंदर हमने अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़ को कंप्लीट किया था। अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़ के अंदर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमारे पास सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट होती है, वो भी सिर्फ यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च के अंदर। इसके अलावा हमारे पास कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं होती पाथ के हवाले से या गोल के हवाले से। अब अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो एल्गोरिथम्स थे वो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च था, डेप्थ फर्स्ट सर्च था, डेप्थ लिमिटेड सर्च था, आइटरेटिव डीपनिंग सर्च था, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च वगैरह थे। ये सारे हमने पिछली कुछ वीडियोस के अंदर कवर कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसके बाद आती है इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़। इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज़ गोल के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए गोल तक पहुँचती हैं। ये अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं और ये टाइम कम कंज्यूम करती हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज़ टुडेज़ एजेंडा। इसके अंदर हम देखेंगे कि इन्फॉर्म्ड सर्च क्या है, कुछ डेफिनेशन वगैरह, फिर ह्यूरिस्टिक फंक्शंस किन्हें कहते हैं, बेस्ट फर्स्ट सर्च इसका एक एल्गोरिथम है उसे देखेंगे, फिर आएंगे ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च की तरफ और ए स्टार सर्च की तरफ। अनइन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स को ब्लाइंड सर्च भी कहा जाता है क्योंकि ये ब्लाइंडली सर्च करते हैं गोल तक पहुंचने के लिए। इनके पास कोई एडिशनल या रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती जिसे वो यूज़ करके कोई प्रॉपर डायरेक्टेड सर्च कर सके। डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च आर एग्जांपल्स ऑफ ब्लाइंड और अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज। Breadth first search produces a solution eventually and if one exists। अगर solution होता है तो breadth first search आपको देता है, लेकिन लाजमी नहीं कि वो आपको डायरेक्टली solution की तरफ ले जाए। वो काफ़ी सारे पाथ से होता हुआ इधर उधर से टकराता हुआ पहुंचता है। Blind searches neither uses any knowledge about the specific domain in question to search through the state space in a more directed manner। ये डायरेक्टेड मैनर में सर्च नहीं होती, ये एल्गोरिथम बेस्ड सर्च होती है। जैसे एल्गोरिथम के अंदर लिखा होगा उसी तरह ये एल्गोरिथम्स सर्च करते हैं। एल्गोरिथम के अलावा ये किसी इंफॉर्मेशन को यूज़ नहीं करते। If search space is big, blind search can simply take too long to be practical or can significantly limit how deep we are able to look into this space। हमने ये देखा था लिमिटेशंस के अंदर डेप्थ फर्स्ट सर्च के अंदर कि अगर हमारे पास ट्री की डेप्थ अनलिमिटेड हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, तब वो फेल हो जाता था क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसने कितनी डेप्थ में जाना है। वो हमेशा के लिए चलता रहेगा और कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। इसी तरह हमने डिस्कस किया था ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अंदर कि अगर नंबर ऑफ फ्रेंड्स या नंबर ऑफ चिल्ड्रन अनलिमिटेड हो जाए, इन्फिनिट हो जाए, तो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च वहाँ पे फेल हो जाएगा क्योंकि उसने ब्रेड्थ वाइज सर्च करना है, उसने चाइल्ड नोड वाइज सर्च करना है, तो उसे कभी रिजल्ट मिलेगा ही नहीं, गोल मिलेगा ही नहीं। इसकी बजाय अगर हमारे पास कोई गोल की इन्फॉर्मेशन आने लग जाए, कोई गेस आने लग जाए, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमारे पास आने लग जाए, तो उसे यूज़ करते हुए हम अपनी सर्च को बहुत डायरेक्टेड कर सकते हैं। वहाँ पे ये अनलिमिटेड डेप्थ का प्रॉब्लम और अनलिमिटेड चिल्ड्रन का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। ऐसी सर्चेस जो किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करती हैं उन्हें हम कहते हैं इन्फॉर्म्ड सर्च। इन्फॉर्म्ड इसलिए हैं क्योंकि ये कोई गेस यूज़ करती हैं, गोल के बारे में गेस। ऐसे गेस को हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं। इन्फॉर्म्ड सर्चेस यूज प्रॉब्लम स्पेसिफिक नॉलेज, प्रॉब्लम से रेलिवेंट नॉलेज के गोल कितनी दूर पड़ा हुआ है उसे पहले से पता होता है। कैन फाइंड सॉल्यूशंस मोर एफिशिएंटली देन एन अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजी। ऑफ कोर्स जब हमारे पास कोई साइन बोर्ड लगा होगा तो हम ज़्यादा जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे बजाय ऐसी सिचुएशन के जहाँ पे हमारे पास कोई साइन बोर्ड नहीं अवेलेबल। सर्चेज लेस ऑफ स्टेट स्पेस। यूजलेस स्टेट स्पेस को सर्च नहीं किया जाता है, जहाँ पे हमारे पास गोल अवेलेबल हो और लेस कॉस्ट के साथ अवेलेबल हो, सिर्फ वही पाथ हम सर्च करते हैं, बाकी सारे पॉइंटलेस पाथ्स को सर्च नहीं करते। अब इन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज की ये दो प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्फॉर्म्ड सर्च मस्ट ऑलवेज बी एडमिसिबल एंड इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म्ड का मतलब ये कि उसके पास कोई ना कोई नॉलेज अवेलेबल होना चाहिए। एडमिसिबल को आगे हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे।
A search strategies which searches most promising branches of state space first can find a solution more quickly. ज़्यादा जल्दी इन्हें solution मिल जाता है. Find solution even when there is limited time available. अगर हमारे पास time का भी constraint लगा हुआ है, time भी limited है, तभी ये searches बेहतर perform करती हैं. जहाँ पे रिस्क की सिचुएशंस होती हैं, फॉर एग्जांपल कोई हमने हाईली रिस्की सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई ड्रोन को कंट्रोल करना है या किसी न्यूक्लियर बॉम्ब को कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे ये सर्चेस बहुत अच्छा काम करते हैं. Often find a better solution since more profitable parts of the state space can be examined while ignoring the unprofitable parts. यहाँ प्रॉफिटेबल पार्ट्स का मतलब ये है कि हम सिर्फ वही पार्ट्स एग्जामिन करते हैं, सिर्फ वही पार्ट्स ट्रैवर्स किए जाते हैं जो हमें गोल के पास जल्द अज जल्द ले जाए. दूसरे बाकी सारे पार्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता है. A search strategy which is better than another at identifying the most promising branching of a search space is said to be more informed. ये इन्फॉर्म्ड और अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्ट्रेटजीज का कंपैरिजन है. हमने 5 पैरामीटर्स के ऊपर इनके कंपैरिजन को डिस्कस करना है. बेसिक नॉलेज के ऊपर, एफिशिएंसी के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, परफॉर्मेंस कैसी है और एल्गोरिथम्स इनके कौन कौन से अवेलेबल हैं. इन्फॉर्म्ड सर्च क्योंकि हम कर चुके हैं तो उसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से अब ये कंपैरिजन क्लियर हो जाना चाहिए. इन्फॉर्म्ड सर्च यूजेस नॉलेज टू फाइंड स्टेप्स टू दी सोल्यूशन, जबकि अनइन्फॉर्म्ड सर्च जो कि हमने पीछे डिस्कस किया काफ़ी सारी स्लाइड में, उसके अंदर कभी भी कोई भी नॉलेज यूज़ नहीं होता. उसके अंदर हम एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं. एफिशिएंसी ऑफ कोर्स, जब हमारे पास किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन आने लग जाएगी, कोई गेस आने लग जाएगा, कोई साइन बोर्ड्स लग जाएंगे, तो वही सर्च एफिशिएंट होने लग जाएगी. जबकि अनइन्फॉर्म्ड इसके मुकाबले में जहाँ पे हमारे पास कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई गेस नहीं है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसकी एफिशिएंसी कम ही होती है. वो ज़्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशंस लेता है गोल तक पहुँचने के लिए. इन्फॉर्म सर्च की कॉस्ट भी लो है क्योंकि टाइम भी कम कंज्यूम करता है और इसकी कंपैरेटिवली हाई है अनइन्फॉर्म्ड की. जब ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और ब्रांचिंग फैक्टर भी इंक्रीज़ करता जाएगा, डेप्थ भी इंक्रीज़ होती जाएगी और आपको सारे ट्री को सर्च करना होता है गोल के लिए. जब तक गोल मिल ना जाए तो ऑब्वियसली इट इज़ कंपैरेटिवली हाई. परफॉर्मेंस में इन्फॉर्म्ड सर्च इज़ मच क्विकर एज कम्पेयर टू अनइन्फॉर्म्ड सर्च. अनइन्फॉर्म्ड सर्च स्लोअर होती है. एल्गोरिथम्स इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर आते हैं बेस्ट फर्स्ट सर्च, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च या ग्रीडी सर्च एंड ए स्टार सर्च. इसे हम ए स्टार प्रोनाउंस करते हैं. अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर आते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च, हमने पहले कर लिया. ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट. एंड लोएस्ट कॉस्ट फर्स्ट सर्च या यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च. ये सर्च एल्गोरिथम्स की अब कह लें डिवीजन है, उसके पार्ट्स हैं कि एक सर्च एल्गोरिथम को हम अनइन्फॉर्म्ड सर्च और इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्च एल्गोरिथम्स, अनइन्फॉर्म्ड सर्च एंड इन्फॉर्म्ड सर्च. अनइन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर फर्दर 5 टाइप्स के एल्गोरिथम्स आते हैं विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड. नेम्स आर ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डेप्थ लिमिटेड सर्च एंड आइटरेटिव डीपनिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च. इन्फॉर्म्ड सर्च के अंदर आता है बेस्ट फर्स्ट सर्च, ग्रीडी सर्च एंड ए स्टार सर्च. ये जो ग्रे बॉक्स के अंदर एरिया है ये हम आज कवर करेंगे. इट इज प्रोनाउंस्ड एज ए स्टार. नाउ व्हाट ह्यूरिस्टिक इज, हम बार बार कह रहे हैं कि इन्फॉर्म्ड सर्च के पास कोई एडिशनल नॉलेज होता है, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है. तो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को या इस नॉलेज को जो उसके पास पहले से मौजूद होता है इसे हम ह्यूरिस्टिक कहते हैं. ह्यूरिस्टिक इज़ अ गेस इन सिंपल वर्ड्स. ह्यूरिस्टिक वो इन्फॉर्मेशन है कि कोई भी नोड गोल से कितने फासले पे पड़ी हुई है. ये बताता है कि कौन सी नोड गोल तक पहुंच जाएगी कितनी देर के बाद. हर नोड के ऊपर हम बताते हैं कि इसका गोल से फासला इतना है. हम पाथ के ऊपर कॉस्ट नहीं लगाते, हम नोड के ऊपर ह्यूरिस्टिक लगाते हैं. इंफॉर्मेशन दैट कैन बी रेडिली ऑब्टेन्ड अबाउट अ नोड, नोड की इंफॉर्मेशन है ये. कैन बी लर्न बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस. अच्छा, अब यहाँ एक बात समझने की ये है कि एक चीज़ होती है एक्चुअल कॉस्ट जो कि ट्रू कॉस्ट होती है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचने की, या उसे हम पाथ कॉस्ट भी कहते हैं.
या डिस्टेंस वगैरह यूजुअली हम ले रहे होते हैं, वो कॉस्ट डिफरेंट है, उसे हम कहेंगे एक्चुअल कॉस्ट, और वो रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही होती है। वो डिस्टेंस है जिस तरह वो नापा जा सकता है रियल में भी, रियल वर्ल्ड में भी, लेकिन ह्यूरिस्टिक गेस होता है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल कॉस्ट। ह्यूरिस्टिक हम एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हुए निकालते हैं, ह्यूरिस्टिक हमारी अपनी इंफॉर्मेशन होती है और ये हर दफ़ा डिफरेंट भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द एल्गोरिथम दैट यू हैव यूज्ड टू कैलकुलेट दी ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक को कैलकुलेट करने के लिए फर्दर बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वो हमारी डिस्कशन से बाहर है, इस कोर्स की डिस्कशन से बाहर है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि ह्यूरिस्टिक को यूज़ करते हुए हम इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये बात समझ लेनी है आपने कि एक्चुअल कॉस्ट रियलिटी में जो ट्रू कॉस्ट है जो एग्जिस्ट करती है, और ह्यूरिस्टिक वो है जो हमने कैलकुलेट करना है, जो एल्गोरिथम ने कैलकुलेट करनी, जो पहले से उसके डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं कैलकुलेट करने के लिए। जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाता है वक्त के साथ साथ एजेंट का, ह्यूरिस्टिक उतने ज़्यादा बेहतर होते जाते हैं। अब ह्यूरिस्टिक फंक्शन का काम क्या है कि ये मोस्ट प्रॉमिसिंग नोड को एक्सपैंड करता है। वो नोड जो इसे लगता है गोल के ज़्यादा करीब है, ये उसे एक्सपैंड करेगा, किसी बाकियों को नहीं करेगा। ह्यूरिस्टिक फंक्शन को हम एच ऑफ एन से डिनोट करते हैं। सिंपल आप कह लें ह्यूरिस्टिक कॉस्ट को हम एच ऑफ एन से डिनोट करते हैं। एच ऑफ एन इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द चीपेस्ट पाथ फ्रॉम स्टेट एट नोड एन टू गोल स्टेट। किसी भी नोड का गोल से फासला जो है वो ह्यूरिस्टिक है, एंड दिस इज गेस। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये देखने की है कि ह्यूरिस्टिक हमेशा नॉन नेगेटिव नंबर होता है, इट इज़ नेवर नेगेटिव। और गोल नोड का ह्यूरिस्टिक या गोल नोड की ह्यूरिस्टिक वैल्यू हमेशा ज़ीरो होगी, क्योंकि गोल से गोल का फासला हमेशा ज़ीरो होगा, कोई डिफरेंस ही नहीं होता। इसलिए गोल से बाकी नोड्स का फासला हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी नेगेटिव ह्यूरिस्टिक नहीं होता, और गोल से गोल नोड का फासला ज़ीरो होता है। ये ह्यूरिस्टिक की प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ह्यूरिस्टिक की फर्दर एक प्रॉपर्टी है कि ह्यूरिस्टिक को हम कहते हैं कि ये अंडर एस्टिमेट है। अंडर एस्टिमेट ये तब होगा कि अगर कलेक्टिवली हमारी नोड से गोल तक का फासला पूरा अगर हम कैलकुलेट करें तो वो एक्चुअल कॉस्ट से कम हो। यहाँ जी ऑफ एन जो है वो एक्चुअल कॉस्ट है। अगर हमारा ह्यूरिस्टिक लेस देन और इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट हो गया तो हम कहेंगे ये अंडर एस्टिमेट है। अंडर एस्टिमेट ह्यूरिस्टिक अच्छा ह्यूरिस्टिक होता है, और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैलकुलेट कर लें जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट से हमेशा लेस देन या एट मैक्स उसके इक्वल हो जाए, इससे ज़्यादा बढ़े नहीं, वरना फ़ायदा क्या ऐसे ह्यूरिस्टिक का जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट से ही बढ़ जाए। एच ऑफ एन इज एस्टिमेटेड कॉस्ट, जो कि हम वेरियस एल्गोरिथम्स लगा के निकालते हैं, एंड जी ऑफ एन इज एक्चुअल कॉस्ट। हम जितनी भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे आगे इन्फॉर्म सर्च स्ट्रेटजीज के अंदर, वहाँ पे हमें ये एच ऑफ एन कैलकुलेटेड मिल रहा है, हमें इसे कैलकुलेट नहीं करना, हमने सिर्फ इसे यूज़ करके एल्गोरिथम्स को सॉल्व करना। अब आता है पहला एल्गोरिथम बेस्ट फर्स्ट सर्च। इसका जेनेरिक एल्गोरिथम है, ग्रीडी सर्च और ए स्टार सर्च। इसी एल्गोरिथम की फर्दर टू टाइप्स हैं। हम यहाँ पे इवैल्यूएशन फंक्शन यूज़ करते हैं एफ ऑफ एन फॉर ईच नोड। यहाँ पे एफ ऑफ एन इज़ ऑब्वियसली ह्यूरिस्टिक, टोटल कॉस्ट का एस्टीमेट बताता है। अगेन यहाँ पे एस्टीमेट की बात हो रही है बार बार, यहाँ एक्चुअल कॉस्ट की बात नहीं है। एक्सपैंड द नोड एन विद स्मॉलेस्ट एफ ऑफ एन। अच्छा, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल वही है जो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च की थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो वो आपको देखना पड़ेगा बेस्ट फर्स्ट सर्च को सॉल्व करने के लिए। ये बिल्कुल यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च जैसा है, बस इसके अंदर एक डिफरेंस है कि यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च पाथ कॉस्ट लेता है, एक्चुअल कॉस्ट लेता है, ट्रू कॉस्ट लेता है, डिस्टेंस लेता है, जबकि बेस्ट फर्स्ट सर्च नोड के ऊपर जो डाटा अवेलेबल है, जो नोड के ऊपर हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन देंगे, जो एस्टिमेटेड वैल्यू देंगे, उसे यूज़ करता है। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च एक्चुअल कॉस्ट को यूज़ करता है, बेस्ट फर्स्ट सर्च ह्यूरिस्टिक को यूज़ करता है। बाकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल वही है, तो इसे मैं यहाँ पे दोबारा से कवर नहीं करूँगी। आप लोगों ने उससे देख लेना है यूसीएस को और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है यूजिंग ह्यूरिस्टिक, तो वो आपका बेस्ट फर्स्ट सर्च बन जाएगा।
अब बेस्ट फर्स्ट सर्च के दो स्पेशल केसेस हैं जो हम आज डिटेल में सॉल्व भी करेंगे। एक है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च और ए स्टार सर्च। बेस्ट फर्स्ट सर्च का सिमिलर केस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च, डिफरेंस क्या है? बेस्ट फर्स्ट सर्च यूजेस F which is estimated cost which is heuristic instead of G which is actual cost to order the priority queue. Lowest path cost, obviously हम इसमें जाते हैं जो हमारे पास लोएस्ट पाथ कॉस्ट होती है हम उसे एक्सपैंड करते हैं, जबकि हम पिछली नोड्स को भी अपनी क्यू के अंदर रखते हैं, पिछली नोड्स का भी डाटा रखते हैं। जहाँ पे हमें सबसे छोटा पाथ कॉस्ट मिलता है हम उसे एक्सपैंड करते जाते हैं, लेकिन हम अपनी नोड्स का डाटा सारा रख रहे होते हैं। उसके जितने भी जो अनएक्सपेंडेड पाथ्स होते हैं उनका डाटा हमारे पास होता है, ताकि अगर कहीं से हमारे पाथ कॉस्ट इंक्रीज हो जाए तो हम पिछली जाके पाथ को एक्सप्लोर कर लें जिसकी पाथ कॉस्ट कम थी। इसकी स्पेशल फॉर्म है ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च। अगेन इसके अंदर हम ह्यूरिस्टिक को यूज करते हैं। इट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एनी नोड n टू गोल। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर हम यूज करेंगे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंसेस फ्रॉम n टू बुकारेस्ट। हमारा वही एग्जाम्पल जो रोमानिया के मैप की थी उसी को लेके चलेंगे। Greedy best first search expands the node that appears to be closest to the goal. It evaluates nodes by using the heuristic function, either f of n is equals to h of n. Same is the case for best first search. उसका भी f of n is equals to heuristic function. ये वही मैप है जो हम पहले डिस्कस करते आए हैं ट्रैवलिंग एजेंट प्रॉब्लम के अंदर। यहाँ पे हमारा इनिशियल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एरिड है और हमारा गोल स्टेट बुकारेस्ट है। हमें एरिड से वेरियस स्टेट्स के थ्रू होते हुए बुकारेस्ट तक पहुंचना है। यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबल पाथ्स हैं जो हम ले सकते हैं यहाँ पे पहुंचने के लिए। अब ये जो एरिड से सीबीयू के ऊपर ये पाथ कॉस्ट एक लगी है 140, फिर 99, 211, ये 80, 97, 101, यहाँ पे 87, 92, ये एक्चुअल कॉस्ट है या ये एक्चुअल डिस्टेंसेस है। ये तो लाजमी इतना ही टाइम लगेगा, इतना ही डिस्टेंस लगेगा एरिड से सीबीयू तक पहुंचने के लिए। इसके अलावा जो ह्यूरिस्टिक है जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं वो ये है, ये हमारा एफ ऑफ एन है, एच ऑफ एन है। ठीक, यहाँ पे एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एच ऑफ एन। हमारा फंक्शन जो हमने नोट का चेक करना है वो एच ऑफ एन है। दिस इज आवर एफ ऑफ एन। अब यहाँ पे एरिड का गोल से जो डिस्टेंस है वो 366 है। हम ये कह सकते हैं एरिड का बुकारेस्ट से जो एस्टिमेटेड ह्यूरिस्टिक है वो 366 है। अब यहाँ पे बुकारेस्ट का 0 है बिकॉज बुकारेस्ट इज गोल नोड। ये कैलकुलेटेड कॉस्ट हैं, ये किसी एल्गोरिथम ने हमें ह्यूरिस्टिक्स कैलकुलेट करके दे दिए, हमारे पास ये आ गए। हमने अब बस इन्हें अपने एल्गोरिथम में एम्प्लॉय करना। अब यहाँ पे कैरियोवा का 160 है गोल से डिस्टेंस, डोब्रेटा का 242 है। इसका मतलब ये है कि एरिड हमें इतने डिस्टेंस के बाद गोल पे पहुंचा देगा। ये पिटेस्टी 10 के बाद ये बिल्कुल गोल के करीब है। इसका गोल से जो ह्यूरिस्टिक है वो 10 है, इसका मतलब ये गोल से करीब तरीन नोड है। ठीक, अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च को सॉल्व करेंगे। अब इस इंफॉर्मेशन को नहीं करना, एक्चुअल कॉस्ट को नहीं करना। अगर हमें यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च करनी होती तो फिर हम एक्चुअल कॉस्ट को देखते, लेकिन अब हम ह्यूरिस्टिक्स को देखें। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग नोड एरिड है, वो हमने लिख ली, साथ हमने उसका ह्यूरिस्टिक मेंशन कर दिया। मैंने पहले आपको जैसे कि बताया था कि ह्यूरिस्टिक नोड के ऊपर मेंशन्ड होता है, पाथ के ऊपर नहीं होता। जिस तरह ये ह्यूरिस्टिक नोड के ऊपर मेंशन किया हुआ है, पाथ के ऊपर एक्चुअल कॉस्ट ही आती है हमेशा। अब एरिड के आगे हमने इस सर्च को करते हुए सारे सक्सेसर्स देख लेने और उन्हें यहाँ पे इसके स्पैनिंग ट्री में लिख लेना है। अब यहाँ से इस डायग्राम से हम देख सकते हैं हम एरिड से सीबीयू जा सकते हैं। ठीक, हम एरिड से जेरिन जा सकते हैं, एरिड से तिमिसवारा जा सकते हैं। इसके अलावा एरिड का कोई सक्सेसर नहीं, तो हमने ये तीनों लिख लेने। अब क्योंकि हम काम कर रहे हैं ह्यूरिस्टिक के ऊपर, इसलिए हम इसके ह्यूरिस्टिक मेंशन करेंगे। अब सीबीयू की गोल से जो कॉस्ट है वो है 253, यहाँ से देख लें इट इज़ 253। तिमिसवारा का गोल से जो डिस्टेंस है वो है 329, ऑब्वियसली ठीक है, और जेरिन का है 374। ये गोल नोड से इनके डिस्टेंसेस हैं, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट हैं, ये गेसेस हैं, ये एच ऑफ एन है, ह्यूरिस्टिक। अब इसके बाद
हमने यहाँ पे ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च क्या करता है, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है गोल नोड का, जो सबसे छोटा ह्यूरिस्टिक होता है, उसे पकड़ लेता है और उसे एक्सपैंड करता है। बाकियों को अपने पाथ के अंदर रखता भी नहीं है, क्यू के अंदर नहीं रखता। जबकि बेस्ट फर्स्ट सर्च क्योंकि बिल्कुल यूसीएस की तरह चल रहा था, वो पिछले पाथ्स को भी, वो इस पाथ को भी अपनी मेमोरी में रखेगा, इस पाथ को भी अपनी मेमोरी में रखेगा, लेकिन ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च कोई भी मेमोरी नहीं रिटेन करता है। कि फ़र्क है इन दोनों में। ऑलराइट, अब क्योंकि इधर सबसे लेस्ट कॉस्ट इसकी है, अब इसे एक्सपैंड कर लेना, इसके जितने भी सक्सेसर नोड्स हैं वो एक्सपैंड कर लेना। अब यहाँ से हम देखते हैं इसके सक्सेसर नोड्स क्या हैं। ये फैग्रस जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर मूव कर सकता है। तो ये तीनों हमने चार, हाँ एरेड वापस भी जा सकता है, चारों लिख लेना। ठीक, अब यहाँ पे जो सबसे लोएस्ट ह्यूरिस्टिक होगा हमने उसे एक्सपेंड करना है। अगेन ये ह्यूरिस्टिक की वैल्यूज हमने यहाँ से ली है, यहाँ पाथ कॉस्ट पे नहीं चल रहे, एक्चुअल कॉस्ट पे नहीं चल रहा। अगेन इधर सबसे छोटी वैल्यू इसे फ्रैग्रस की मिली, इसने उसे एक्सपेंड कर लिया, उसके सारे चिल्ड्रन नोड्स लिख लिए। फ्रैग्रस से हम जा सकते हैं बुकारेस्ट और सिबियू वापस। तो अब इन दोनों में से जो शॉर्टेस्ट कॉस्ट है जिसकी एस्टिमेटेड, हमने उसे एक्सपेंड कर लेना। और ऑफ कोर्स गोल नोड हमें मिल चुकी है क्योंकि यहाँ पे ह्यूरिस्टिक 0 आ गया, यहाँ पे ये सर्च स्टॉप कर जाएगी। ये सर्च फास्ट होती है क्योंकि ये और किसी पाथ को रिटेन मेमोरी में नहीं करती, इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती, ये बस अंधाधुंध चलती जाती सीधी, जहाँ पे इसे छोटे से छोटा मिलता जाता है वहाँ पे मूव करती जाती है। अगर यहाँ पे डेड एंड आ जाता, फॉर एग्जांपल कोई डेड एंड इसके पास आ गया, तो ये पीछे बैक ट्रैक नहीं कर सकती, यहीं पे ये ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये ऑप्टिमल नहीं है, लाजमी नहीं कि हमेशा ही इसे रिजल्ट मिले। जबकि बेस्ट फर्स्ट सर्च ऑप्टिमल है, वो बैक ट्रैक कर जाती है, वो बाकी किसी और पाथ को एक्सप्लोर कर लेती है, किसी और अनएक्सप्लोर्ड पाथ को जिसके पास शॉर्टेस्ट कॉस्ट होगी वो उसे एक्सप्लोर कर लेगी। या आप यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगेन आपके लिए वो वीडियो देखना ज़रूरी है। इस तरह ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च चलती है, सबसे छोटे से छोटे को लेती जाती है। प्रिटी सिंपल। दीज आर प्रॉपर्टीज़। अगेन हमने हर सर्च के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की हैं क्योंकि कंपैरिजन होता है सर्च का, एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कंप्लीट नहीं, अगर लूप्स हैं तो इट कैन गेट स्टक इन लूप्स। टाइम कम्प्लेक्सिटी वही, ब्रांचिंग फैक्टर रेज टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द ट्री। ठीक, कीप्स ऑल नोड्स इन मेमोरी, सारी नोड्स को मेमोरी में रखती है जो जिन्हें इसने ट्रैवर्स किया है। ऑप्टिमल नहीं है। अगर हम एक्चुअल कॉस्ट देखें तो ये वाला पाथ शॉर्टेस्ट था, लेकिन इसलिए हमें दूसरे पाथ से लेके ह्यूरिस्टिक को देखते हैं। लाजमी नहीं है कंप्लीट इस तरह भी नहीं है। ऑफ कोर्स इट कैन गेट स्टक इन लूप्स, लेकिन एक और वजह जिसकी वजह से ये कंप्लीट नहीं है वो ये कि अगर गोल नोड हमें नहीं मिलता फॉर एग्जांपल किसी पाथ पे, तो बैक ट्रैकिंग इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। इसने किसी पिछले पाथ को मेमोरी के अंदर नहीं रखा हुआ, इसने सिर्फ उन्हीं नोड्स को रखा है जहाँ से ये होके आई है। अच्छा, सिर्फ उन्हीं नोड्स को एक्सपैंड करना जिसके अंदर हमारे पास ह्यूरिस्टिक कॉस्ट लेस है, इसे बहुत ज़्यादा तेज़ बना देता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। तो जहाँ पे आपको पता हो कि चलें गोल हमें सारे पाथ्स गोल तक ले ही जाते हैं, तो ऐसा कोई पाथ नहीं जो गोल तक ना ले जाता हो। दूसरा जहाँ पे आपके पास टाइम बहुत कम हो वहाँ पे इसे लगा लेना चाहिए। ये डिफरेंस है बेस्ट फर्स्ट सर्च और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में। बेस्ट फर्स्ट सर्च पाथ कॉस्ट का ट्रैक रखती है, जबकि ये पाथ कॉस्ट का ट्रैक नहीं रखता ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट। It ignores path cost. Best first search allows revising decisions. It can backtrack. In greedy algorithm, the decisions should be final and not revised. No backtracking. Always result in optimal solution. Best first search हमेशा बेहतरीन solution देता है, लेकिन ये suboptimal solutions दे सकता है. Slow as compared to ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च, ऑब्वियसली क्योंकि वो बैक ट्रैक कर सकता है, वो जाके पिछले पाथ्स को देख सकता है, वो मेमोरी के अंदर पाथ्स को रिटेन कर रहा है, तो स्लो ही है। ये मेमोरी के अंदर ना पाथ को रिटेन करता है ना ये बैक ट्रैक करता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसका भी वैल्यूएशन फंक्शन यही होता है एफ ऑफ एन, और इसका भी एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एच ऑफ एन है। दोनों ह्यूरिस्टिक कॉस्ट को यूज़ करते हैं। अगर बेस्ट फर्स्ट सर्च एक्चुअल कॉस्ट को यूज़ करने लग जाए तो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च बन जाएगी।
अब आते हैं दूसरा एल्गोरिथम ए स्टार सर्च। ए स्टार सर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द सर्च ऑफ ऑल द अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्च है। ए स्टार, it is pronounced as A star search, most widely known form of best first search। ये हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन रिटर्न करती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ह्यूरिस्टिक तो यूज़ करते ही करते हैं, साथ हम एक्चुअल कॉस्ट को भी यूज़ कर लेते हैं। तो जब दोनों कॉस्ट यूज़ हो जाती हैं तो हमारे पास बेहतरीन सॉल्यूशन आने लग जाता है। इसके अंदर ए स्टार स्कोर कैलकुलेट करते हैं हम, वो होता है कॉस्ट ऑफ पाथ विच इज़ एक्चुअल कॉस्ट और ह्यूरिस्टिक। इसका आइडिया ये होता है कि वी अवॉइड एक्सपेंडिंग पाथ्स दैट आर ऑलरेडी एक्सपेंसिव। ऑब्वियसली हम उसी पाथ की तरफ जाते हैं जो कि लेस एक्सपेंसिव होगा। इसका इवैल्यूएशन फंक्शन या ए स्टार स्कोर जिसकी बात पीछे हुई थी वो ये है। इसका इवैल्यूएशन फंक्शन होता है एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टिमेटेड कॉस्ट या ह्यूरिस्टिक फंक्शन। एक्चुअल कॉस्ट टू रीच एन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट फ्रॉम एन टू गोल। और एफ ऑफ एन इसका इवैल्यूएशन फंक्शन है। अब हम वही एग्जांपल रोमानिया के मैप की ए स्टार से फॉलो करते हैं। यहाँ पे एरिड पे क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट है इसलिए इसकी एक्चुअल कॉस्ट या पाथ कॉस्ट 0 है, लेकिन इसकी ह्यूरिस्टिक कॉस्ट हम यहाँ से देख सकते हैं 366 है। यहाँ पे हमने इसका ए स्टार स्कोर कैलकुलेट करना है विच इज़ 366। इसके बाद अगेन हमने इसके सक्सेसर्स को एक्सपेंड करना है। अब इसके हर सक्सेसर के ऊपर हम ए स्टार स्कोर कैलकुलेट करेंगे। एक होगा इसका ह्यूरिस्टिक और दूसरी होगी इसकी एक्चुअल कॉस्ट। अब यहाँ से देखें तो एरिड से सीबीयू जाने का जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो 140 है, सॉरी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो 140 है, जबकि इसका ह्यूरिस्टिक फंक्शन 253। वो इस लिस्ट से देखा जा सकता है। दिस इज 253। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ए स्टार स्कोर आ जाता है। हर नोड के ऊपर ये ए स्टार स्कोर कैलकुलेट करना है। जिस नोड का ये ए स्टार स्कोर सबसे मिनिमम होगा हमने उस नोड को एक्सपेंड करना है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास एरिड का अगेन सीपीयू से हम इन चारों सक्सेसर्स पे जा सकते हैं। उन चारों का हम ए स्टार स्कोर कैलकुलेट करेंगे, जिसका मिनिमम होगा हमने उसे एक्सपेंड करना है। यहाँ पे देखें डिफरेंस आ गया। यहाँ से ऑप्टिमैलिटी इसकी पता चलती है जो कि ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च के अंदर नहीं थी। उसने सीधा जाके इसे एक्सपेंड कर लिया और एक्सपेंसिव पाथ की तरफ चला गया। अगर आप इन सबको ऐड करें 140, 99 और 211 को, तो ये ज़्यादा कॉस्टली बनता है एज कम्पेयर टू एडिंग नोड्स ऑन दिस पाथ। तो यहाँ से ये मूव कर गया इधर। अब इसके सक्सेसर नोड्स को एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट जो मिनिमम आ रही है वो 417 है। अगेन यहाँ पे बेस्ट फर्स्ट सर्च की तरह काम करेगा। इसके पास ओपन पाथ्स ये हैं, ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी। लेकिन ये देखेगा जो सबसे शॉर्टेस्ट इसे जहाँ पाथ मिल रहा है वहाँ मूव करेगा। ये काम ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च नहीं करता था, यहाँ पे वो फेल हो जाता था। ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च बैक ट्रैक नहीं करता। अब हमने इसे एक्सपेंड कर लेना इस नोड को। अब देख लें हमारे पास ये है, ये आ गया। अब हमारे पास जो ओपन नोड्स हैं वो कौन सी हैं, ये हम कर सकते हैं। हम इधर जा सकते हैं, हम इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं, इधर मूव कर सकते हैं और इन तीनों पे मूव कर सकते हैं। ये ओपन पाथ्स है। लेकिन हमने वो पाथ एक्सपेंड करना है, वो नोड एक्सपेंड करनी है जिसके पास सबसे लोएस्ट ए स्टार स्कोर होगा विच इज़ एट 417। अब इसे एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास फर्दर ये नोड्स आ जाएंगे। अब ये देखें वो 417 था, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे बुकारेस्ट पे हम जा सकते हैं विद द कॉस्ट ऑफ 0। तो हम मूव कर गए और फाइनली दिस इज़ आवर गोल नोड। अगर यहाँ पे गोल नोड ना होती, कोई और होता, तो अगेन फिर हम देख के उसे एक्सपेंड करते। अब एक और चीज़ देखने की ये है कि यहाँ पे हमें गोल नोड मिल गया था, हम इसे एक्सपेंड कर सकते थे, हम गोल पे पहुँच सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टार स्कोर बड़ा था। हमारे पास उस वक्त जब ये भी आ गया था ए स्टार स्कोर एक छोटा भी पड़ा हुआ था। हमने उस छोटे वाले को एक्सपेंड किया बजाय इसके कि बड़े वाले की तरफ जाते। ठीक, तो इस तरह ए स्टार सर्च वर्क करती है और ये हमेशा ऑप्टिमल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। ये
डिफरेंस है बेस्ट फर्स्ट सर्च से और यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च से, क्योंकि इसका इवैल्यूएशन फंक्शन बस डिफरेंट है। ये ए स्टार स्कोर कैलकुलेट करती है बाय एडिंग द ह्यूरिस्टिक फंक्शन एंड द एक्चुअल कॉस्ट। बाकी इसकी वर्किंग यूसीएस जैसी है और बेस्ट फर्स्ट सर्च जैसी है। अब बात करते हैं एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक्स की। कोई भी ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल तब होगा, हम कहेंगे कि ये ह्यूरिस्टिक हम यूज़ करने के काबिल है, या ये ह्यूरिस्टिक इस्तेमाल किया जा सकता है जब वो एक्चुअल कॉस्ट से लेस देन या इक्वल टू होगा। हमने एक अंडर एस्टिमेट की प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी कि ह्यूरिस्टिक अंडर एस्टिमेट कब होता है। तो ह्यूरिस्टिक का अंडर एस्टिमेट होना एक अच्छी बात है। जो ह्यूरिस्टिक अंडर एस्टिमेट होता है वो एडमिसिबल भी होता है, और सारे ह्यूरिस्टिक को अंडर एस्टिमेट होना चाहिए एडमिसिबल होने के लिए। तो दोनों की डेफिनेशन एक ही, दैट एच ऑफ एन मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट। ह्यूरिस्टिक के एडमिसिबल होने का मतलब ये है दैट वी आर रेडी टू एक्सेप्ट दिस ह्यूरिस्टिक एज आवर फंक्शन, कि हम इस ह्यूरिस्टिक के एल्गोरिथम को यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जहाँ पे आपकी ह्यूरिस्टिक की वैल्यूज़ इस किस्म की निकलने लग जाएंगी, वहाँ पे हम कैलकुलेशन स्टॉप कर देंगे, वरना हम ह्यूरिस्टिक को कैलकुलेट करते रहेंगे। ये एडमिसिबल ह्यूरिस्टिक की प्रॉपर्टी या अंडर एस्टिमेशन की प्रॉपर्टी एक्चुअली तब कारआमद होती है, तब इस्तेमाल के काबिल होती है जब हम ह्यूरिस्टिक को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जब हम ह्यूरिस्टिक की कैलकुलेशन के लिए एल्गोरिथम्स लगा रहे होते हैं। Alright, here g of n is true cost to reach the goal state from n. N is any node. An admissible heuristic never overestimates the cost to reach the goal, that is, it is optimistic. ये यहाँ पे SLD का मतलब होता है सिंगल लाइन डिस्टेंस। अच्छा, ये अब रूल ऑफ थंब है कि अगर एच ऑफ एन एडमिसिबल है तो ए स्टार अगर हम यूज़ करेंगे किसी भी सर्च के ऊपर, वही पीछे के जिस तरह हमने स्पैनिंग ट्री यूज़ किया, इसी तरह का अगर हम ट्री, ये एक बात नोट करने की है कि ये ग्राफ है, यहाँ पे हमने इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री बनाया है, इस ग्राफ को हमने स्पैनिंग ट्री के थ्रू सॉल्व किया है। इसी तरह अगर कोई भी ह्यूरिस्टिक एडमिसिबल है, अगर कोई भी ह्यूरिस्टिक अंडर एस्टिमेट है और उसको हम उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे कोई स्पैनिंग ट्री बना के, ट्री सर्च बना के यूजिंग ए स्टार, तो हमेशा ए स्टार हमें ऑप्टिमल रिजल्ट देगी, जैसा कि हमने पिछली एग्जांपल के थ्रू सॉल्व किया। अब देखते हैं ऑप्टिमैलिटी ऑफ ए स्टार सर्च क्या होती है। ए स्टार सर्च एक्सपैंड्स नोड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एफ वैल्यू। ऑफ कोर्स पहले यहाँ पे थी, फिर इसने अपनी ये कंटूर इंक्रीज़ किया, इसके बाद ये एस तक इसका कंटूर हो गया, फिर इसने इंक्रीज़ किया तो इस नोड इन नोड्स तक आगे चिल्ड्रन बाय चिल्ड्रन चलती है, सक्सेसर बाय सक्सेसर ये चलती है, ठीक है। ग्रेजुअली ऐड एफ कंटूर्स ऑफ नोड। एफ का मतलब ये है जो इसका फंक्शन है, इवैल्यूएशन फंक्शन, पहले इतना तक था, फिर इवैल्यूएशन फंक्शन यहाँ तक आ गया जो हम ए स्टार स्कोर कैलकुलेट करते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। कंप्लीट, यस ऑब्वियसली कंप्लीट है, ये बेस्ट सर्च है इनफॉर्म सर्चेस में। टाइम स्पेस इसका एक्सपोनेंशियल है, ऑप्टिमल है, यस वो हमने देख लिया। ये ऑप्टिमली एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू ऑल अदर सर्चेस दैट वी हैव कवर्ड सो फॉर। ए स्टार इज द बेस्ट। No algorithm with the same heuristic is guaranteed to expand fewer nodes. This is the best. This ends the lecture for today. Allah Hafiz.